या बोलो बेटा। बेटा अभी पहले एनिमल टिश्यू कंप्लीट होगा, उसके बाद एक एक टॉपिक करके बोलना, क्योंकि किसी ने मुझे बोला था एनिमल हस्बेंड्री भी पढ़ना है तुम लोगों ने, फिर अब तुम बोल रहे हो हेरिडिटी पढ़ाना है। ठीक है, ठीक है। सो लेट्स गो विद द ऑर्डर। आप लोग एक, क्योंकि हर किसी की डिमांड अपने पर्सनल तरीके से पूरी पूरी नहीं हो सकती है, बट ये टॉपिक नोटेड डाउन है। ठीक है, तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, टाइम मिलता रहेगा तो विल कंप्लीट वन बाय वन। और हेरिडिटरी वैसे भी तुम्हारा 10th का पार्ट है, यूल स्टडी अगेन। क्या हुआ? 9th क्लास के फाइनल्स में आएगा तुम लोगों के? दैट इज इन द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। Okay, then I'll confirm with the department and management and I'll let you know about this. Okay. So I'm like so sorry for my introductory behavior, but मैं पहले भी बता चुका हूँ, I don't want to behave like this. बट नीदर मैं ये समझता हूँ कि कोई स्टूडेंट जो होता है इस पर्टिकुलर एज में एक नॉटीनेस, एक शरारतीनेस वो आती है, दैट इज एक्सेप्टेबल। बट एज आई सेड, डिसरिस्पेक्टफुलनेस एंड जो एक बदतमीजी वाला बिहेवियर होता है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाई एनी। यही चीज आप लोगों को मैं प्यार से समझाता हूं, आप नहीं सुनते हो। यही चीज मैं आपको पनिशमेंट देकर के समझाऊंगा तो आप सुन लेते हो। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मेकिंग अस डिफरेंस, डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम समवन लाइक अदर स्पीशीज। यस या नो? तो ये अपने अंदर एक कॉमन सेंस लेकर के आओ कि बदतमीज बनने में कोई कूलनेस नहीं होती है। कि somebody is speaking in front of you, that is going to take you down ahead in your life. अभी आप स्कूल के अंदर हो, यू आर इन अ वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट। द मोमेंट यू नो पास ऑफ द 12th स्टैंडर्ड, you are actually going to be in the environment where nobody cares about you. अभी like you're talking to someone, I'm caring about you, I don't want you to spoil your future, I want you to study. Whenever you're going to pass out from the 12th standard, whenever you're going to reach somewhere else, you don't even attend the class, nobody cares about anything. किससे बात करते हो, किससे नहीं करते हो, किसके साथ खाते हो, पीते हो, घूमते हो, नो बडी केयर्स। नो बडी। पास हो रहे हो, फेल हो रहे हो, नो बडी केयर्स। ये बात मालूम है तुम्हें या नहीं मालूम है? सारे बच्चों को तुम्हें मालूम है कि नहीं मालूम है? बेटा किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। कॉलेज में जाने के बाद में तुम क्लास एक भी दिन मत जाओ, एडमिट कार्ड रोक देंगे, उसके बाद रोते रहो जाके प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर। पिताजी मम्मी जी आके पैसा भरेंगे तब जाकर के एडमिट कार्ड देंगे। बैक लगा देंगे, 3 महीने बाद 6 महीने बाद बैक क्लियर होगी। किसी से भी बात करनी करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है वहां पे, किसी प्रोफेसर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो प्लीज, that is a kind of a suggestion, that is a kind of a teaching I want to give you people, to everyone, to every student, not only here but and whatever, जब अगर आपकी किसी और से बात होगी, if you will interact with someone else, so please make a difference कि naughtiness, ठीक है, and a misbehavior has a difference. तो नॉटीनेस, शरारती जो चीज मजाकिया जो होता है वो एक्सेप्टेबल है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। बट जो बदतमीजी वाला पॉइंट है, जो मिसबिहेवियर वाला पॉइंट है, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल बाय एनी। मेरे से तो बिल्कुल नहीं। आप मजाक करो, बात करो। देखो लास्ट क्लास में सब कुछ लोग जब टेस्ट देने गए थे तो बहुत लोग थे जो जिनको हम अच्छी अच्छी चीजें पढ़ा रहे थे। सो आई थिंक एवरीवन वाज कंफर्टेबल विद मी, राइट? करते हैं ना बात। लेकिन यू पीपल शुड बी एबल टू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मिसबिहेवियर, राइट? वेन एवर यू नीड टू टॉक, आपको बातें कब करनी है, चुप कब होना है, दैट्स व्हाट समथिंग कॉल्ड एज इमोशनल इंटेलिजेंस। ये इमोशनल इंटेलिजेंस केवल होमोसेपियंस के अंदर ही होता है, मेजोरिटी में। इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे आप पढ़ते हो ना, आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, देयर इज वन थिंग विच इज कॉल्ड ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, ईआई, इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं उसको। दैट सिग्निफाइज that when you have to speak, how much you have to speak, and to whom you have to speak. Okay, चलो। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो क्लियर कर सकता है क्लास के बाद, बट ये मैंने जो अभी बोला ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। प्लीज डोंट मेक मी, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि मैं आप लोगों से इस तरीके से बात करूं या आप लोगों को पनिशमेंट दूं, क्लास के बाहर निकाल दूं, या ऐसी सिचुएशन कोई आए। आई डोंट वॉन्ट इट। आई वॉन्टेड कि हम यहाँ पर कोई हेल्दी डिस्कशन करें। आप लोगों को जो मुझे पता है मैं उस लोगों को, मैं उस चीजों को आपको बताऊं। आप लोगों को हो सकता है कुछ और बात जो मुझे पता होगी वो नहीं पता है,
आपको पता होगी. So I also want to learn from you people. So we have a kind of a generation gap, right? Something new is coming every year. So हो सकता है तुम लोगों को कुछ पता हो, तो I also want to learn it from you. So this is a learning environment. Okay? चलो, now let us recall what we have studied in the previous lecture. So we started animal tissues. So in animal tissues, how many tissues are, how many types of animal tissues are there? Very good. One is, I think epithelial tissue we had already done it. दूसरा, कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव हम पढ़ रहे थे, राइट? तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू. फोर्थ टिश्यू इज nervous tissue. Okay, so this part is already done. So let us now start with connective tissue. So पिछली क्लास में एक बात हमने डिस्कस करी थी इस टिश्यू के बारे में कि सर ये एक ऐसा टिश्यू होता है जहां पर आपको सेल्स मिलेंगे. क्या मिलेंगे? सेल्स मिलेंगे. इन सेल के बीच में आपको क्या मिलेगी? इंटरसेलुलर स्पेस मिलेगी, और उस स्पेस के अंदर आपको सब्सटेंस मिलेगा, और उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं बेटा. ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि सर ये एक ऐसा टिश्यू है जो दूसरे बॉडी के पार्ट्स को, ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, सपोर्ट करता है. ओके, जिसके सेल्स के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होती है. अब ये बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि सर जब हम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे थे तो वहां उनके सेल्स में स्पेस नहीं थी, है ना? वहां सारे के सारे जो सेल्स थे वो एक मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट कर रहे थे. उस मेम्ब्रेन का नाम बताओगे? वेरी गुड, बेसमेंट मेम्ब्रेन. अच्छा, पिछली क्लास में हमने 3 जंक्शन पढ़े थे कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो आपस में जॉइंट होते हैं, तो उसमें 3 जंक्शंस होते हैं. तो 3 जंक्शन का नाम बताओगे? पहला जंक्शन, भूल गए सब लोग? नहीं. टाइट जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन. याद आ रही है ये बातें? तो मैंने बताया था सर एक लिंकेज के लिए होता है टाइट, अडहेरिंग जो है वो सीमेंटिंग के लिए होता है, जो गैप जंक्शन है वो कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए होते हैं. यस या नो? तो जितने भी लोग बेटा ये हैं, आप एक बात समझना कि आपकी जितनी भी नॉटीनेस है, जितनी भी जो ये शरारतीपन है, वो सब अच्छा लगता है, बट ओनली इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक. घर में किसी माँ बाप से पूछना, कोई बेरोजगार और नल्ला आदमी होता है ना, वो कुछ बात बोलता है तो बुरी लगती है, और एक बच्चा है जो अच्छे से कामयाब है, पैसे कमा रहा है, वो कुछ भी बोलेगा, थोड़ी बहुत कमियां होंगी, वो चल जाती है. अब इसको हम बहस नहीं करेंगे कि सही है गलत है, लेकिन दिस इज व्हाट सोसाइटी इज अबाउट. ओके, सो पर्सनली अगर आप सही ट्रैक के ऊपर हो तो एवरीथिंग इज लाइक इट इज गुड, अच्छा लगता है. अंडरस्टूड? चलिए, तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू हो गया सर. अब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम बात करेंगे कि सर ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स वी डिवाइड दिस कनेक्टिव टिश्यू into 3 category. One is loose connective tissue. Now connective tissue के लिए आपसे क्या लिखेंगे? CT लिखेंगे. ठीक है, तो क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू. लूज का मतलब है कि जो मैट्रिक्स होगी वो बहुत ज्यादा टाइट नहीं होगी, थोड़ी हल्की होगी, फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ होगी और लूज होगी, है ना? तो लूज कनेक्टिव टिश्यू. देन वी हैव डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा होता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. ओके, अब यहीं से समझना है, आधी स्टडी यहीं पे कंप्लीट होगी इसके बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में. ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा सेपरेटली पढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं. तो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, उसके अंदर 2 टाइप के टिश्यूज हम पढ़ते हैं. 2 टाइप के. पहला जो टिश्यू है सर वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. दूसरा जो होता है सर वो होता है एडिपोस, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, है ना? उसके बाद जब डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप का होता है. ठीक है, एक होता है डेंस रेगुलर और एक होता है डेंस इररेगुलर. अच्छा, इसको डेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो मैट्रिक्स है
वो बहुत ज्यादा डेंस है। मैट्रिक्स जो होती है वो फाइबरस मैट्रिक्स है, इसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा है। सेपरेटली पढ़ेंगे एक एक करके सारे टिश्यूज को, ठीक है। तो फाइबर बहुत ज्यादा है तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, डेंस। डेंस मतलब डेंसिटी, मतलब जिसकी ज्यादा डेंस होता है उसमें मैटर ज्यादा होता है कम वॉल्यूम के अंदर। तो डेंस रेगुलर, डेंस इररेगुलर। अब जो डेंस इररेगुलर होता है इसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करनी है, ये केवल स्किन में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन स्किन। जैसे आपने सुना है ना स्किन में कोलेजन मिलता है, वो होते हैं कि भाई कोलेजन खाया करो स्किन में ग्लो आएगा। तो कोलेजन इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ द स्किन। तो कोलेजन जो है वो एक फाइबर ही है विच इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन उसमें जो फाइबर है वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं। सो दैट इज वाई दैट टिश्यू बिकम्स डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, ध्यान देना, जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है इसमें दो टाइप के टिश्यू आते हैं। कलर में कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? व्हाइट फाइबरस टिश्यू एंड येलो फाइबरस टिश्यू। क्लियर है? नाउ अब हम आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में वी स्टडी बेसिकली टू टाइप ऑफ टिश्यू। वन इज सपोर्टिव टिश्यू, थोड़ी देर में ब्रेक हो जाएगा तब चले जाना, ठीक है? थोड़ी देर में हो जाएगा अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन ना हो तो, पक्का? ठीक है। सपोर्टिव टिश्यू और एक होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड सीटी, ठीक है। अब जो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है, जो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है यानी कि ये बॉडी को सपोर्ट करता है। अच्छा, इस बिल्डिंग को सपोर्ट कौन कर रहा है सर? पिलर। पिलर किसका बना हुआ? कंक्रीट का और स्टील रॉड का बना हुआ। तो हमारी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो किसका बना हुआ? बोन और कार्टिलेज का। तो वो हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं। तो सर जो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है इसमें हम पढ़ते हैं बोन के बारे में एंड कार्टिलेज के बारे में। उसके बाद जब हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के, तो हम दो टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, एक होगा ब्लड और दूसरा होगा लिम्फ। तो ये क्लासिफिकेशन जो कनेक्टिव टिश्यूज का समझ में आया। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने सर सबसे पहले जाना कि सेल्स होते हैं जिसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे, मैट्रिक्स होगा यानी कि उनके आसपास कोई सब्सटेंस होगा, उस मैट्रिक्स के बेसिस पर कि वो मैट्रिक्स कैसी है इसके बेसिस पर उसको हम तीन मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज में दो हैं, एरियोलर एंड एडिपोस। डेंस में डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। और जो डेंस रेगुलर होता है उसमें क्या है? व्हाइट फाइब्रस एंड येलो फाइब्रस। देन जो स्पेशलाइज्ड है उसके अंदर दो कैटेगरी है, सपोर्टिव एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव में बोन एंड कार्टिलेज आता है और फ्लूइड के अंदर ब्लड और लिम्फ आता है। बात समझ में आ गई? अब एक एक करके सारे टिश्यूज के बारे में बेटा बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। किसके बारे में करेंगे? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अच्छा, जब ये हम टिश्यू की बात कर रहे हैं तो यहां पर दो ही चीज की बात करनी है कि सर इसके अंदर सेल कौन कौन से मिलते हैं और मैट्रिक्स किस चीज की है ना। तो जब हम बात करेंगे सर इसके अंदर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किसकी है सर? मैट्रिक्स होती है फाइब्रस, फाइब्रस मैट्रिक्स होती है। अच्छा, फाइबर हमारी बॉडी के अंदर जो मैट्रिक्स बनाते हैं वो यूजुअली दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो फाइबर के बारे में एक बार जरा यहां पे हम सेपरेटली पढ़ेंगे। सर एक फाइबर होता है जिसको बोलते हैं कोलेजन और एक होता है, बोलो, इलास्टिन। जो कोलेजन होगा, जो कोलेजन फाइबर होता है जिसको बोलते हैं कि सर खाना चाहिए स्किन में ग्लो आता है, जॉइंट में मजबूत होते हैं, तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर मिलता है कोलेजन जो होता है। तो कोलेजन जो फाइबर है ये प्रोटीन का बना हुआ है। तो कोलेजन फाइबर ये बेटा रॉड लाइक होंगे, ठीक है, अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड
रॉड लाइक, और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मजबूत होते हैं ये कोलेजन, ठीक है, और फ्लेक्सिबल बिल्कुल नहीं है। क्लियर? उसके बाद जो इलास्टिन है बेटा, इलास्टिन जो होते हैं सर ये ब्रांच्ड होंगे, ये ऐसे ब्रांच्ड फाइबर होते हैं, तो दीज आर ब्रांच्ड एंड फ्लेक्सिबल। एंड येलो कलर के होते हैं। तो कोलेजन कैसा है? रॉड लाइक, अनब्रांच्ड है, मजबूत है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, व्हाइटिश इन कलर होता है। जो इलास्टिन है वो येलोइश इन कलर होगा, ब्रांच्ड होगा और फ्लेक्सिबल होगा। और आपको अब इस चीज की जो प्रॉपर्टी है, इसको आपको समझ के भी आपको लगेगा कि हाँ ऐसा क्यों है। समझ रहे हो? आपने इतना तो जैसे मान लो टॉपिक पढ़ रखा है, तो आपने टेंडन लिगामेंट पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो टेंडन का काम क्या होता है? लिगामेंट का, टेंडन जो है उसमें जो कोलेजन फाइबर है वो बहुत ज्यादा होते हैं, और जो लिगामेंट होता है उसके अंदर इलास्टिन बहुत ज्यादा होता है। तो इसका अपना एक खुद का सिग्निफिकेंस है। अगर सपोज करो मैं इन दो बोन की बात कर लूं, इन दो बोन का क्या नाम है? यहाँ पे जो बोन है इसको क्या बोलते हैं, जिसपे बाइसेप और ट्राइसेप मसल होती है? ह्यूमरस। ये बोन हमारी ह्यूमरस बोन है, और यहाँ पे दो बोन होती हैं, ठीक है, एक रेडियस और एक अल्ना, एल्बो से रिस्ट के बीच में। नाम अगर याद नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, ये अगली क्लासेस में एक 11th में चैप्टर आता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वहां पर थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मतलब हम पढ़ाते हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। जो मेन बात बताने वाली है वो ये है बच्चा कि आपकी ये जो मसल है, ठीक है, और ये वाली जो हड्डी है, इसको कनेक्ट करने के लिए टेंडन। अब जो हमारी लोको बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो एक्चुअली बोन की वजह से ही मूवमेंट होता है, बोन की वजह से मूवमेंट होता है। अब बोन जो मूव खुद तो मूव कर नहीं सकती, तो उसको खींचने के लिए मसल लगती है, क्योंकि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, जब वो खींचेगी तो अपने साथ हड्डी को भी लेकर के आ जाती है। तो अब ये जो मसल है ये इस हड्डी से जुड़ी हुई है, तो हड्डी और जो मसल है ये किससे जुड़े हुए हैं? टेंडन से। तो टेंडन क्योंकि हार्ड है, बहुत हाई टेंसाइल का होता है, तो जब मसल छोटी होगी, जो बाइसेप्स मसल छोटी होती है, तो ये बोन मेरी ऊपर चली जाती है। लेकिन उसी तरीके से लिगामेंट भी होता है भाई, ये वाली हड्डी और ये वाली हड्डी भी तो आपस में जुड़ी हुई है, किससे? लिगामेंट से। अब लिगामेंट फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सोचो अगर लिगामेंट फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो ये इसको मूव ही नहीं करने देगा, यस या नो? तो इसीलिए इन दोनों फाइबर का हमारी बॉडी में रेस्पेक्टिव फंक्शन होता है। ओके, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो मैट्रिक्स है सर, वो फाइबर की मैट्रिक्स बनी होती, फाइबरस होती है। फाइबर इसके अंदर दो प्रकार के होंगे सर, कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर होंगे। अब इसके अंदर सेल्स मिलते हैं बेटा, क्या मिलते हैं? सेल्स। तो सबसे पहले देखो, फाइबर अपने आप नहीं आते हैं, फाइबर को सिक्रीट करने के लिए सेल्स होते हैं। तो उन सेल्स को क्या बोलेंगे? फिब्रोब्लास्ट। क्या बोलेंगे? फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, जो कि ऐसे लगभग ब्रांच टाइप के सेल्स होंगे, और इनमें से ऐसे फाइबर निकले होते हैं बीच बीच में से। तो फिब्रोब्लास्ट जिनका काम होगा सिक्रीट फाइबर। कौन से फाइबर? कोलेजन और इलास्टिन, ठीक है। तो ये फाइबर को सिक्रीट करते हैं। दूसरे जो इसके अंदर सेल्स होते हैं बेटा, वो है मास्ट सेल। मास्ट सेल, जी हां, ये मास्ट सेल बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पूरी स्किन के नीचे मिलता है, इट इज फाउंड बीनीथ द स्किन। तो अगर मैं सारे टिश्यूज की बात करूं, द मोस्ट वाइड स्प्रेड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी इज कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में से भी सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा है? तो वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन सा है? और स्किन के नीचे कौन प्रेजेंट है? एयर। तो ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा कनेक्ट जो जो जितने भी कनेक्टिव टिश्यू अभी आपने सुने, उसमें सबसे ज्यादा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। समझ गए बात को? तो यहां पर ये जो मास्ट सेल होता है, आपने स्किन के बारे में एक चीज सुनी होगी, सर मेरी स्किन पे रैशेस आ जाते हैं, मेरी स्किन पे एलर्जी हो रही है। ये सब कहां से आता है? क्यों ऐसा होता है? हैं? मॉइस्चराइजर से? कोलेजन से एलर्जी आती है? कोलेजन की कमी के कारण एलर्जी आती है। अच्छा, तुम्हें यह पता है कि बॉडी कौन सा केमिकल सिक्रेट करती है एलर्जिक रिएक्शन में? डॉक्टर कौन सी दवाई देता है उसके लिए? नहीं,
अच्छा, हिस्टामिन का नाम सुना है? हिस्टामिन नहीं, ओके। ये जो मास्ट सेल होता है, देखो, ये जो मास्ट सेल होता है, ये मास्ट सेल 3 प्रकार के केमिकल रिलीज करता है। दे सिक्रीट, नंबर 1 हिस्टामिन, नंबर 2 सेरोटोनिन, एंड नंबर 3 हिपैरिन। ठीक है। हिस्टामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द एलर्जिक सिम्टम्स। जैसे ही बॉडी के अंदर हिस्टामिन रिलीज होगा, तो हिस्टामिन के कारण ही जो आईज होती हैं वाटरी हो जाती है, स्नीजिंग, छींके आने लग जाती हैं, वाटरी आईज, रैशेस वगैरह आने लग जाते हैं। इसलिए देखना हमेशा, अगर हल्की फुल्की एलर्जिक रिएक्शन होते हैं तो डॉक्टर देता सिट्राजीन। ये तो सुना होगा, हाँ सर सिट्राजीन। तो सिट्राजीन एक्चुअली जो दवाई होती है वो एंटी हिस्टामिन होती है ना। तो एंटी हिस्टामिन का मतलब है कि सर वो हिस्टामिन का प्रोडक्शन रोक देगी बॉडी के अंदर जाकर के। अब वो हिस्टामिन जो सिक्रीट होता है वो कौन से सेल से हो रहा है? मास्ट सेल। ये मास्ट सेल कौन से टिश्यू में प्रेजेंट है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। अब आपको समझ में आया कि हमारी जो पूरी स्किन है वो एलर्जिक रिएक्शन क्यों दे देती है? क्योंकि पूरी स्किन के नीचे कौन प्रेजेंट है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट होता है? और मास्ट सेल क्या रिलीज करता है? हिस्टामिन क्या कॉज करता है? एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस, समझ गए? उसके बाद जो सेरोटोनिन होता है सर, ये भी अपने आप में काम करेगा, ये एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होगा, इसके भी अपने इफेक्ट होते हैं बॉडी के अंदर। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, वो है हिपैरिन। ये क्या है? यस, एंटीकोगुलेंट। ये एक्चुअली एक पॉलीसेक्राइड होता है जो मास्ट सेल के द्वारा, ये हमारा लीवर में भी बनता है, ठीक है, लेकिन हिपैरिन जो है मास्ट सेल के द्वारा भी रिलीज होता है। बेटा इसका भी अपना बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये समझ लो कि एक मौत और जीवन के बीच की कहानी है हिपैरिन के। हाँ लिटरली, सिंपल सी बात है कि हमारी जो बॉडी है, ठीक है, उसमें क्या कर रहा है? जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है। अब ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स लाइक फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, सर्टेन हॉर्मोन्स। उसमें मोस्ट प्रोमिनेंट तो ऑक्सीजन है। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए बहुत ज्यादा, बिकॉज वी आर वार्म ब्लडेड। क्या मतलब है वार्म ब्लडेड का? वाओ, दैट इज वाई वी आर वार्म ब्लडेड। नो, दैट्स नॉट द रीजन। नो, that's not the reason. What is the difference between warm blooded and cold blooded? And warm blooded नहीं कर पाते हैं। ओके, देखो सुनो, देर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। तो जो वार्म ब्लडेड होते हैं, तुम उल्टा अपोजिट बोल रहे हो, ठीक है, तो वार्म ब्लडेड जो है वो थर्मोरेगुलेशन कर पाते हैं। हमारी बॉडी के बाहर एनवायरमेंट में वॉट एवर मे बी द टेम्परेचर, चाहे अब गर्मी पड़े तो 47 डिग्री पहुंच जाता है, अब सर्दियां हो रही हैं तो रात को तो 5, 6, 10 डिग्री चला जाता है, हो सकता है 20, 25 डिग्री हो दिन के टाइम में। तो इसका मतलब हमारी बॉडी से टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर है वो लो है। यस या नो? तो हर कंडीशन में हमारी बॉडी एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर पाती है। तो अगर कोई एक इक्विलिब्रियम, भाई एक कांस्टेंट वो कंडीशन मेंटेन कर रहे हैं ना, उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने किसी कंडीशन को इक्विलिब्रिएट कर पाए, उसको कहते हैं रेगुलेशन, कि हम थर्मो रेगुलेशन कर पाते हैं। बाहर गर्मी है तो भी हमारी बॉडी एक सेम टेम्परेचर मेंटेन कर लेगी, बाहर सर्दी है तो भी हमारी बॉडी सेम टेम्परेचर मेंटेन कर लेगी, ठीक है। तो वो होता है हमारा वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो मैंने ये बात शुरू इसलिए क्योंकि जो ब्लड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को ट्रांसपोर्ट करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लगातार, क्योंकि हम देखो हम टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं ना, तो अगर लगा, जैसे फॉर एग्जांपल अब बाहर ठंड है, तो ठंड है तो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस हो रही ताकि जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे।
एनर्जी किसके वजह से प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन जब फूड को ऑक्सीडाइज करता है, यस या नो? अब ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है वो तो केवल हमारी ये जो छाती में जो टंकी रखी है लंग्स, इसी के अंदर जाता है, लेकिन हर सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, तो वो हर सेल के अंदर कैसे पहुंच रहा है? ब्लड के थ्रू पहुंचता है। तो अगर जब ब्लड है वो अगर बीच में उसमें तुमने कुछ ब्लॉकेज लगा दिया, टैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि सर हार्ट ब्लॉकेज हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, तो क्लॉट आ गया, सो दैट इज एक्चुअली डेंजरस थिंग। अब ब्लड की क्लॉटिंग होनी है, ब्लड की क्लॉटिंग होनी भी जरूरी है, अगर क्लॉटिंग ना हो तो भी दिक्कत है, क्योंकि एक डिसऑर्डर होता है जिसको कहते हैं हीमोफीलिया, उसमें क्या होता है ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, तो अगर किसी को अगर चोट लग गई तो खून बहता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, वो वैसे मर जाएगा। तो ब्लड की क्लॉटिंग होनी भी जरूरी है। इसका मतलब जब कब होनी जरूरी है? जब ब्लड वेसल रप्चर हो जाए, ठीक है। सो टू प्रिवेंट द अननेसेसरी क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ये हमारा जो हिपैरिन होता है, इसलिए इसको कहते हैं एंटी कोगुलेंट। क्या कहते हैं? एंटी कोगुलेंट। तो ये 3 केमिकल सिक्रीट करेंगे। उसके बाद पहला मास्ट सेल क्लियर हुआ, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, फिब्रोब्लास्ट, और तीसरा टाइप का जो होता है सर वो होता है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस ये बेटा फेगोसिटिक होंगे, फेगोसिटिक्स, फेगोसाइटोसिस करते हैं, यानी कि डिफेंस में रोल प्ले करेंगे। अंडरस्टूड? एरियोलर के बारे में क्लियर होगी बात। अब उसके बाद हम नेक्स्ट इश्यू के बारे में पढ़ते हैं सर, वो है एडिपोस। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, इसको कहते हैं फैटी टिश्यू। क्या कहते हैं? फैटी टिश्यू, बिकॉज इट स्टोर्स फैट। ये फैट स्टोर करता है। अगर इसके एक सेल को देखोगे सर, इट कंटेन्स मैट्रिक्स, बहुत लो मैट्रिक्स होती है बेटा, वेरी लो, ना के बराबर मैट्रिक्स होती है। इसमें सेल्स होते हैं, तो देखो 2 ही चीज का ध्यान रखना है, किसका? मैट्रिक्स का और सेल का। मैट्रिक्स तो ना के बराबर है, थोड़े बहुत फाइबर वगैरह मिल गए तो मिल गए, वरना मिलते नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या मिलती है? सेल्स मिलते हैं। सेल क्या है? एडिपोसाइट्स। क्या है भाई? एडिपोसाइट्स। अब जो सेल एडिपोसाइट होता है बेटा, अगर आप इसको देखोगे तो लार्ज ग्लोबुलर सेल होता है, ये लार्ज ग्लोबुलर सेल होगा। अब इसके अंदर एक बड़ा सा फैट ग्लोब्यूल मिलेगा, यहां पे इसका न्यूक्लियस होगा, बाकी चीजें इसके छोटे से एरिया में होती है, मेजॉरिटी इसके अंदर क्या होगा? यहां पर फैट स्टोर होगा। अच्छा, जो भी खाना हम खाते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं, जितना हमारी बॉडी को नीड है, बॉडी उसको रेस्पायर कर लेती है। अगर हम एक्स्ट्रा खाना खाते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और फैट स्टोर होता है एडिपोस टिश्यू के अंदर। क्या हो गया? ओके, एडिपोस 1 मिनट और दे दो बस, एडिपोस खत्म करते हैं तो फिर आगे इस पे आ जाएंगे, ठीक है? हाँ जी बेटा, नंबर 13 बहुत बुरा आएगा, बता रहा हूं मैं। एडिपोस टिश्यू, तो एडिपोसाइट्स जो है ये कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा? यूजुअली ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। तो ये जो एडिपोस जो हमारा फैट होता है, इसका काम क्या है? इंसुलेशन करना, है ना? इंसुलेशन करना, यानी कि जो हीट होती है ये बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देता है ना? अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जो फैट होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक येलो फैट और एक ब्राउन फैट। तुमने कभी एक चीज नोटिस करी होगी, जो बच्चे होते हैं उनको ठंड बहुत कम लगती है, हमेशा माँ बाप परेशान रहते हैं, चद्दर उठा के फेंक देता है, उड़ता ही नहीं है, रहता है कि नहीं रहता? बिकॉज दे हैव अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ब्राउन फैट, उनकी बॉडी में ब्राउन फैट ज्यादा होता है, जो हीट कंजर्व येलो फैट से ज्यादा करता है। तो दैट इज द रीजन, जितनी ठंड हमको लगती है इतनी ठंड बच्चों को नहीं लगती है, ठीक है? तो ये मत समझना कि उसको मार दो गर्मी में, इसको ठंड लग रही होगी, ये 2-3 रजाई डाल दो, ये बच्चा है तो नहीं, उसकी बॉडी ऑलरेडी अडेप्टेड है उस चीज के लिए, ठीक है? तो अगली क्लास में हम डेंस और फिर स्पेशलाइज्ड, तो कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट करेंगे, और उससे अगले लेक्चर में मस्कुलर और नर्वस, ये वो करेंगे। तो 5-10 मिनट तो तुम लेक्चर देने में बिगड़वा देते हो, और आगे से ध्यान रखना, ये जो मैंने पॉइंट तुम्हें एक्सप्लेन करा है कि नॉटीनेस एंड मिसबिहेवियर में डिफरेंस याद रखना क्या होता है। चलो, थैंक यू।